हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लगातार कंटिन्यूअसली पूरा रिवीजन किया, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। इससे थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिला, थोड़ा मोटिवेशन मिला और आज हम फिर आपके सामने हैं उसी चीज का ऑब्जेक्टिव लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक YouTube पर मेरे द्वारा एक सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें कि पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा, पार्ट वाइज, अलग अलग पार्ट में, और एक लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी और न्यूमेरिकल, और दूसरे में उसका ऑब्जेक्टिव। इस तरह करके पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में बांट करके आपके सामने ये लाया जा रहा है। तो इसका पहला ही पार्ट आपके सामने है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में सब कुछ बताया था। लास्ट का जो पॉइंट था क्वार्क्स, इसमें एक आध दो बच्चा वो बहुत छोटा लिखा होने के कारण चीजों को देख नहीं पाया था। तो आज का जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो लास्ट में फिर क्वार्क के बारे में थोड़ी बातें कर लेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आप क्या तैयार हैं? और दोस्तों, जो भी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा कहना है कि आज जो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर कीजिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आज जो आप ऑब्जेक्टिव का आंसर कीजिएगा वो आंसर एक प्रकार से अपने आप का टेस्ट के रूप में कीजिएगा कि अभी तक जो आप पढ़े उससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना सही दे सकते हैं। और हम थोड़ा फास्ट करेंगे तो आप भी फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी बोलिए। और एकदम पिछले क्लास की तरह ही पूरी तरह आप एकदम एनर्जी के साथ बने रहिएगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो क्या आप तैयार हैं? शुरू किया जाए। यस, चलिए दोस्तों, तो आ रहा है और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, इसमें दो पार्ट हमने मतलब इसका ऑब्जेक्टिव का दो लेवल करके रखा है। फर्स्ट लेवल थोड़ा नॉर्मल है, सेकंड लेवल भी थोड़ा नॉर्मल ही है, पर नॉर्मल से थोड़ा अच्छा है। तो दोनों लेवल करके जरूर जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से होता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या होता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन का विस्थापन होता है, प्रोटॉन का विस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। इनमें से कोई नहीं। रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नन ऑफ दीज। तो जब रगड़ते थे तो क्या होता था? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या आता था? आपको पता है? जल्दी से इसका आंसर सब लोग फास्ट बता दीजिए। और अगर आप लोग बता चुके हैं, जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत तेजी से आंसर आ चुका है, तो आंसर होगा आपका सी। क्या? इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। यह घटना सबसे पहले किसने देखा? थेल्स ने, फ्रैंकलिन ने, गिलबर्ट ने? इनमें से कोई नहीं। When a substance called amber is rubbed with the skin of a cat, it starts attracting light objects. Who first saw this phenomenon? किसने ये घटना सबसे पहली बार देखा था? क्या आप लोगों को उन वैज्ञानिक का नाम याद है? आशा करते हैं आप लोगों को नाम याद होगा और आंसर भी फास्ट आ रहा है। बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा बाबू? थेल्स। क्या होगा इसका आंसर? थेल्स। किन्होंने देखा था? थेल्स ने देखा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। किसी भी वस्तु पर आवेश, कोई भी ऑब्जेक्ट को आवेशित कैसे करते थे? आपको पता था, पहले होता है N = NP। अब किसी तरह इसको नॉट इक्वल टू कर दीजिए, तो या तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। क्या होगा ऑप्शन? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का। द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द कॉज
डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फास्ट, वेरी गुड, आंसर आ चुका है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। खुद को मोटिवेट करना है कि अगर आप अभी देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन बाद के लिए छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये गलती जो लगातार बच्चे करते रहते हैं पढ़ाई के केस में, उस गलती से बचना है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपने आप को संयमित करके रखना पड़े, थोड़ा सा अपने आप को जेल में कैद कर लीजिए और एकदम लगातार फटाफट आंसर दे करके क्लियर कर लीजिए। आपको अंदर से एक खुशी होगी कि आज मैंने अपने लिए 1 घंटा लगातार मेहनत किया। आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। अगर आप कम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपको ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को धन एवं ऋण आवेश 2 अलग अलग नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने धन और ऋण के बारे में बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, थेल्स, ब्राउन, गिलबर्ट। विच साइंटिस्ट गेव 2 डिफरेंट नेम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन? किस वैज्ञानिक ने बताया था दो नेचर चार्ज का? जल्दी से बता दीजिए। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है ए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, एकदम सारे क्वेश्चन का आंसर अपने तरफ से दे दीजिए, और अगर थोड़े से और आप होशियार हैं तो आप बगल में अपना आंसर लिखते जाइए, और लास्ट में देखिए कि कितना आप सही बनाए। मतलब आप अपना आंसर लिख दीजिए और मेरा वाला देख करके सही गलत कर दीजिए, और लास्ट में देखिए और फिर कमेंट में बताइए। कुछ करने से ना, ये सब करने से थोड़ा पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है कि यस, कितना हम सही कर पाते हैं। ठीक है, चलो। किसी वस्तु को धन आवेशित होने का मतलब होता है प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी। कोई वस्तु को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कीजिएगा? क्या प्रोटॉन डालिएगा कि प्रोटॉन निकालिएगा, कि इलेक्ट्रॉन डालिएगा कि इलेक्ट्रॉन निकालिएगा? An object being positively charged means excess of protons, lack of proton, excess of electron, lack of electron. क्या होगा? जल्दी से आपको सोच के बताना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करिएगा? इलेक्ट्रॉन डाल। देखिए, प्रोटॉन को तो हिला सकते नहीं है। बात आ गई किस पे? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो डालेंगे। तो निकालेंगे तो कमी होगी, डालेंगे तो अधिकता होगी। क्या करना होगा? जल्दी से आंसर, इसका आंसर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा? डी, इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट। किसी वस्तु को ऋण आवेशित होने का मतलब होता है, ये तो मतलब एकदम मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी। एन ऑब्जेक्ट इज मीन टू बी निगेटिवली चार्ज, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, लैक ऑफ प्रोटॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव करना है। क्या इलेक्ट्रॉन निकालिएगा कि डालिएगा? तो क्या होगा? जल्दी जवाब, फास्ट। बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्ली की खाल और अंबर को आपस में रगड़ने पर बिल्ली की खाल पर उत्पन्न आवेश का नाम। ये देखिए, ये किसमें पढ़े थे? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में। ठीक है, तो ऋण आवेश, धन आवेश दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। द नेचर ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द कैट्स स्किन when a cat skin and umber are rubbed together। तो आपको अभी बता दें कि जो जानवर का फर होता है ना, ठीक है, कैट वगैरह की स्किन, वो एबोनाइट से ऊपर था। वो किससे ऊपर था? एबोनाइट से ऊपर था। तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और एबोनाइट इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो बिल्ली का खाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
उससे इलेक्ट्रॉन छूटेगा वो पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव। तो इसका आंसर होगा जब अंबर से ही रगड़ा गया है तब वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव धन आवेश। तो इसमें थोड़ा याद रखने वाला चीज है। चलिए नेक्स्ट, रेशम और एबोनाइट को आपस में रगड़ने पर एबोनाइट में उत्पन्न आवेश का, ठीक है, सिल्क और एबोनाइट। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में सिल्क ऊपर होता है और एबोनाइट नीचे होता है, ठीक है, ऊपर वाला देने वाला, नीचे वाला लेने वाला। तो एबोनाइट के बारे में पूछता है तो एबोनाइट क्या करेगा, लेगा, और लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। द नेचर ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस इन एबोनाइट ऑन रबिंग सिल्क एंड एबोनाइट टुगेदर। सिल्क को और एबोनाइट को रगड़िएगा, सिल्क से इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, एबोनाइट में, एबोनाइट क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को प्रोटॉन देगी। अब याद कीजिए कल भी बताए थे ग्लास और सिल्क में कौन ऊपर है, ग्लास, और इसके भी नीचे कौन है, एबोनाइट, ठीक है। तो ग्लास और सिल्क को रगड़ेंगे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिल्क में जाएगा, ग्लास से इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सिल्क में जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो न्यू जुड़ा हो और वो कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो देख करके ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज वगैरह के बारे में समझ सकता है। आशा करते हैं और आप जहां भी पढ़ रहे होंगे ये सब अगर सीखे हैं तो आपको अपने सर को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए मेहनत किया है, ठीक है। तो कांच से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी नहीं, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, कांच क्या करेगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। ये सब क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज में फंस के गलती कर सकते हैं बच्चा। नेक्स्ट, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती। साबुन का बुलबुला है, इस पे चार्ज दे दीजिए, कोई भी चार्ज दे दीजिए तो ये सब एक दूसरे को तो रिपेल करेगा, चार्ज दीजिएगा चार्ज पूरे पे फैल जाएगा, रिपेल करने से साइज क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, बिकम्स जीरो, क्या हो जाएगा, साबुन का बुलबुला बढ़ेगा कि घटेगा, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीजेज, बढ़ती है। क्या आप लोगों ने दिया है, यस। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहता है आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए और सी क्या करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित, तो जरूर दोनों अपोजिट होगा, एक ठो प्लस होगा तो एक ठो माइनस होगा। अब कहता है बी और सी भी आकर्षित होते हैं। अगर सोचिए ए जो है ए प्लस है और बी क्या है, माइनस, तो दोनों अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब बी जो है सी से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट, तो बी तो माइनस था तो बी तो माइनस रह गया, तो सी जरूर क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी अगर ये ए प्लस है बी माइनस है तो बी तो माइनस रहा, तो सी क्या होना चाहिए, प्लस, यानी ए भी प्लस हो गया और सी भी क्या हो गया, प्लस। इसको आप नॉर्मली जीवन में भी देख सकते हैं, एक कोई लड़का है और एक लड़की है, आपस में आकर्षण है, लेकिन उसी लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ आकर्षण, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या देखना चाहेगा कभी, क्या ये दोनों तो एक दूसरे का खून का प्यासा रहेगा, हाँ या ना। तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को भाई विकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बना लेना है। नेक्स्ट, पदार्थ के नाभिक में पाया जाता है, कोई भी पदार्थ में एटम, एटम में नाभिक, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मैटर, क्या क्या
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक में सबसे छोटी आवेश का मान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा, इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। प्रकृति में सबसे, प्राकृतिक लिखा हुआ है पर प्रकृति में द स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर इन नेचर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है कि नन ऑफ दीजिए? इसका आंसर जल्दी सोच समझ के दीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर होगा सी। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर ही है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों स्मॉलेस्ट चार्ज कैरियर हुआ, ठीक है। लेकिन आवेश का मान, कैरियर वर्ड थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। आवेश का मान के लिए जानते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कैरियर मतलब जो आवेश वाहक होता है, तो वाहक तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है जो लेके जाता है, सिर्फ मतलब नॉर्मल कंडक्टर वगैरह में, अदरवाइज तो कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है। तो इसका मेन आंसर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या देना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर और विपरीत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश का न्यूनतम मान इतना किसने ज्ञात किया? आवेश का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने ज्ञात किया था? पता है, मिलिकन ने। किसने ज्ञात किया था? मिलिकन ने। द स्मॉलेस्ट चार्ज वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये किसने ज्ञात किया था? मिलिकन साहब ने। चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, बराबर। तो बराबर के लिए क्या बोलिएगा? 1.6 इंटू 10⁻। ये बराबर है पर पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। तो असल में यह माइनस देता तो थोड़ा और अच्छा लगता बनाने में, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट। अब कल ये पढ़ाए थे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू 10⁻11, 1.8 इंटू 10⁻⁻19, 1.9 इंटू 10⁻⁻19, इनमें से कोई नहीं। क्या याद है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कल निकाले थे, सोच के बताइए कौन सा था इसमें। बच्चा इस पे ये बात भी किया था और हम आपको बोले भी थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इलेक्ट्रॉन का भी द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, 1.8 इंटू 10⁻⁻19, 1.9 इंटू 10⁻⁻19। ये ठीक है, याद कर कीजिए आप लोग। चार्ज के लिए हम लोग किए थे E/m। E का मान था 1.6 इंटू 10⁻। यही है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बटे मास -19 बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये ऊपर गया था, ये तो आया था 1.8 इंटू 10⁻11 लगभग। तो आंसर क्या होगा? 1.8 इंटू 10⁻11। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये सही होना चाहिए आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। किससे कम? कम से कम कितना होगा? तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻9। इससे कम चार्ज होना संभव नहीं। अरे भाई, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे कि वो भी नहीं निकालोगे? तो वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किससे कम नहीं हो सकती? इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश सोच के बताइए। तो आप सुनिए, अल्फा जो कण होता है
इसमें रहता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये बात सबको पता है, याद रखिए। अल्फा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं हुआ, तो प्रोटॉन 2 अगुना प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जल्दी बताइए अल्फा का, आप लोग तब तक में आंसर दे दिया कीजिए, ठीक है। तो अल्फा का कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आशा करते हैं आप ये याद भी रखेंगे और ये समझें। अल्फा कण में क्या रहता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं, बच गया कौन प्रोटॉन, तो 2 गुना प्रोटॉन। नेक्स्ट कहता आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, फेराड, वोल्ट, कूलम। इससे बड़ा मजाक तो कुछ हो नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। आवेश की विमा, वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन होता है। ये कल के इसमें भी बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी दिन विमा बारे में बताएंगे तो जरूर बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये समझिए I बराबर होता था Q बाई टी, Q बराबर होता है आई टी। I के लिए हम यूज करेंगे A, T के लिए कैपिटल T, आंसर होगा AT। ये कभी भी नहीं भूलिए, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा AT, ठीक है। आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब कहता है किसी वस्तु पर 5n इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उस वस्तु पर आवेश का मान 5n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। देखिए आप जानते थे Q बराबर होता था Ne, क्या होता था Ne, n गो इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो होता था Ne, 2 गो निकालते थे तो 2e, 5 गो निकालते थे तो 5e, तो 5n निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकालिए उसमें किस चीज से गुना कर दीजिए, E से। E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 5Ne। कितना हो जाएगा 5Ne। आशा करते हैं आप फटाफट आंसर दे रहे हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होगा। जल्दी जवाब दीजिए, ये एकदम रटाया हुआ क्वेश्चन है, सबका जवाब सही होना चाहिए। दे के फिर सांस लेना है, उससे पहले सांस तक नहीं लेना। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया सबका, लगभग लगभग सबका जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया। तो आंसर इसका क्या होगा बी, 6.25 इंटू 10⁻18। कैसे बनता है, Q बराबर Ne, N बराबर Q बाई ई, Q का मान 1 कूलम, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम कैंसिल, 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 10, 0.625 इंटू 10⁻19 यानी 6.25 इंटू 10⁻18। चलिए अब आप सांस ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन का जवाब देते जाइए, कुछ कुछ क्वेश्चन फटाफट जवाब देते। ये कल भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। एक स्टेट कूलम, एकदम आज गलती नहीं होना चाहिए। क्या A नंबर होगा कि B नंबर होगा कि C नंबर होगा कि D नंबर होगा, एकदम एक स्टेट कूलम ABCD। जल्दी हम देख रहे हैं सारे बच्चों का, इसमें हर बार बच्चा कुछ ना कुछ गलती करता है। तो चलिए बहुत बच्चे का सही आंसर आ चुका है, आंसर बी। देखो एक स्टेट कूलम्ब जो होता है, ये एक कूलम्ब को 3 अरब टुकड़े में तोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी 1/3 गुना 10⁻⁻9 कूलम्ब। और इसको इधर कर दीजिए तो 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब। ये गलती नहीं करना,
तो हमको क्या पूछा था, एक स्टेट कूलम बराबर, एक स्टेट कूलम बराबर, तो ये पुट करना है आंसर ये, ठीक है। और एक कूलम पूछता तब देख लीजिए कहीं वो भी पूछा हो, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। अब यहां भी मिस्टेक होना चांस है, इसमें भी ESU स्टेट कूलम में पूछा, किसका, विद्युत आवेश का क्वांटम, क्वांटम मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, इसी को कहते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। इसको क्या कहते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज। इसको स्टेट कूलम में बदलना है, तो एक कूलम बराबर, अभी तुरंत बोले, एक कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम, तो कूलम के जगह पे ये पुट कर देंगे। आप लोग आंसर दिए रहिए, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। ये सब क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो रहा है तो आप इस सब क्वेश्चन को लिख लें, हमसे कौन कौन क्वेश्चन आज गलती हुआ उस क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर आगे उसको गलती नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, जल्दी बताइए, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा वस्तु को आवेशित नहीं किया जा सकता है, फास्ट, चालन द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चार्ज, नहीं चार्ज करने का, तो क्या इसमें कोई है जो नहीं चार्ज करने वाला, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सोच के जवाब दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा वस्तु को आवेशित नहीं किया जा सकता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सब चार्ज करने का मेथड है। अब देखिए इसमें कैसा लगे, आदमी सोचो क्या दे आंसर, सब चार्ज करने का मेथड है, तो कौन नहीं है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। वाह, आओ दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराए बिना आवेशित किया जाता है तो वह कहलाता है, वाह वाह, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज विदाउट कॉन्टेक्ट, याद कीजिए पहले रगड़े थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फिर सटाए थे चार्जिंग बाय कंडक्शन, और फिर आगे आपको सोचना है दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराए बिना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी चार्ज, तो क्या चालन के द्वारा, क्या चालन में स्पर्श होता है, घर्षण में स्पर्श होता है, प्रेरण में, किस में, फास्ट फास्ट आंसर, अब आपको मजा आ रहा होगा। वेरी गुड, वाह, बहुत फास्ट आंसर। प्रेरण में सटाने की जरूरत नहीं होती है, बहुत बढ़िया। अब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर आवेशित किया जाता है, ये बड़ा आसान है, इसमें समय नहीं देंगे, घर्षण, ठीक है, घर्षण में रगड़ के। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, जिन बड़ा क्वेश्चन है पढ़िएगा, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनसे प्रायः धातु की जंजीर लटकाई जाती है, इसका कारण है, अब आप देखिए होगा पेट्रोल उट्रोल के टैंकी वाला गाड़ी में पीछे जंजीर जमीन पे रगड़ाते हुए जाता है, घिसते घिसते, वो किस लिए, उसकी गति को नियंत्रित करता है, वाहन का गुरुत्व केंद्र पृथ्वी के तल के निकट रखने के लिए, वाहन की बॉडी को अर्थिंग करने के लिए, भू संयोजित, वाहन के नीचे कुछ ना रखा जा सके, टू कंट्रोल देयर स्पीड, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल्स क्लोज टू द अर्थ, टू कीप द बॉडी ऑफ व्हीकल टू द अर्थ सरफेस, टू नथिंग कैन कीप अंडर द व्हीकल। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर देके बताइए। वाह, बहुत बच्चे इसका भी सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसका आंसर होगा सी। जानते हैं, समझाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये है आपका पेट्रोल वाला, ये है पेट्रोल वाला गाड़ी, ठीक है, टैंकी, ये जब आगे जाता है तो हवा से रगड़ाता है,
इससे ये धीरे धीरे चार्ज हो जाता है। अब इसमें है कौन सी भरा हुआ बाबू? पेट्रोल। अब ये हो गया क्या? चार्ज। अब गलती से भी इसमें कोई चीज टच हुआ और चिंगारी उत्पन्न हुआ तो डायरेक्ट विस्फोट, गया, कहानी खत्म। तो उस चार्ज को क्या कीजिएगा? अगर धरती से कनेक्ट कर दीजिएगा तो धरती से वो इलेक्ट्रॉन ले लेकर के अपना चार्ज क्या करते रहेगा? न्यूट्रल, जिससे चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना नहीं होगी। तो ये किस लिए? भू संयोजित करने के लिए। आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। 29, दो वस्तुओं को आपस में किसी चालक तार द्वारा जोड़कर आवेशित किया जाता है। चालक तार द्वारा जोड़कर करते थे तो क्या कहते थे? नहीं पता है भाई। When two objects gets charged by connecting them from a wire, then it is called charging by conduction, चालन के द्वारा आवेशन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन आवेश का मूल गुण नहीं होता है? विद्युत आवेश की योज्यता, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। कौन आवेश का मूल गुण नहीं होता है? कहता है नहीं होता है। तो देखो, कल गुण पढ़े थे, एडिटिविटी पढ़े थे, ट्रांसफर पढ़े थे, क्वांटाइजेशन पढ़े थे, कंजर्वेशन, तो सब तो होता ही है। तो इनमें से इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये सब क्वेश्चन ही बच्चा सबसे ज्यादा गलती करता है, जो सबसे आसान है। एडिटिव नेचर भी है, क्वांटाइजेशन भी है, संरक्षण भी है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कहता है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के दो गोलों ए और बी को 80 और 40 आवेश दिया जाता है। इन दोनों को पतले तार से जोड़ा जाता है तो एक गोले से आवेश दूसरे, तो 4-4 सेंटीमीटर सिर्फ बताया, साइज सेम। तो देखो, ये भी 4, ये भी 4, इसमें कितना 80 और इसमें कितना 40। याद करो, दोनों को जोड़ देंगे तो याद है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो इसमें कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोकूलम, और इसमें भी कितना हो जाएगा? 60 माइक्रोकूलम। तो कितना माइक्रोकूलम गया भाई? 20 माइक्रोकूलम। तो देन चार्ज फ्रॉम स्फीयर विल गो टू द अदर। ए से बी में कितना माइक्रोकूलम गया? 20 माइक्रोकूलम। तो आंसर देख लीजिए क्या होगा? 60 माइक्रोकूलम ए टू बी, गलत। 20 माइक्रोकूलम ए टू बी, सही। 32 माइक्रोकूलम बी टू ए, गलत। 20 माइक्रोकूलम बी टू ए, गलत। आंसर होगा 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो ये सब मिस्टेक आपको नहीं करना है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, सोच के बताइएगा। चार्ज कर रहे हैं ना, धन बोले हैं ना ऋण, इसका सही आंसर दीजिए तो देखें। फास्ट, इसका वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। देखो, पॉजिटिव करेंगे तो घटेगा, निगेटिव करेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन ये तो बोला है कि आवेशित करना, ये तो नहीं बोला है कि पॉजिटिव या निगेटिव। तो पॉजिटिव भी कर सकता है, निगेटिव भी, तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बहुत बढ़िया, क्लियर है, एकदम सबका क्लियर है। चलो नेक्स्ट। कहता है जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? अब देखो आ गया, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? कल भी बताए थे, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, इसका भी आंसर आ गया, बढ़ता है, इंक्रीज। ऋण में बढ़ता है, धन में घटता है। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। दो गोला है, दोनों सेम पदार्थ का है,
एक पे धन आवेश दिया गया, एक पे ऋण, तो बोला कौन भारी होगा? अभी तो खुद अभी तुरंत समझे हो, अभी इसका आंसर दे दो जल्दी। यहां माइनस दिए हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो एक पे माइनस दे रहे हैं तो उस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, उसका द्रव्यमान बढ़ रहा होगा। जिस पे प्लस दे रहे हैं उसका घट रहा होगा। तो ए तथा बी, ए पर दिए प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू, तो ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, गलत। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, सही। ये भी गलत। इसका द्रव्यमान बढ़ेगा जिस पे निगेटिव दिया गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर कोई बच्चा सी दे रहा है तो वो ये अज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता है, पर होता है। ये गलती अभी कब नहीं करना है। पुराने जमाने में टीचर सब बोल देते थे कि चार्ज देने पर मास में कोई असर नहीं पड़ता, पर ऐसा बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है, वो जाएगा तो कुछ तो लेके जाएगा, हल्का ही नगण्य ही, पर कुछ तो लेके जाएगा। एक धातु के गोले को, एक को धनावेश दिया जाता है, जबकि दूसरे अन्य एक समान धातु गोले को उतना ही ऋण आवेश दिया जाता है। दोनों के द्रव्यमान समान हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए और दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे, गलत। जिस पे ऋण आवेश दिया है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऋण आवेश वाले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हमको लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया है। अब आएगा सम डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन द मेथड ऑफ चार्जिंग। ये क्वेश्चंस थोड़े अच्छे कैटेगरी के होंगे, और ये कितने हैं वो भी बताते हैं। 20 क्वेश्चन ये भी हैं। ठीक है, तो अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ आप लोगों का। ठीक है, अगला 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 1 घंटे में हम लोग का लगभग 60 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? 35 और 36 और 20, 56 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो थोड़ा सा एकदम आ जाइए। इस बार इन सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आइए, और ये सब जानते हैं, ये सब कहां कहां पूछा जाता है? एनडीए में, एयरफोर्स में, और थोड़ा बहुत नीट वीट में। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the charge acquired by glass rod is। जब किसी कांच के छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो ग्लास का छड़ हो जाता है। याद कीजिए, अब भी आज का बताया हुआ, अब इसमें ये समझिए एकदम फाइनल टेस्ट होगा आपका। ठीक है, इसका बोल देते हैं धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक नन ऑफ दी। ग्लास और सिल्क रगड़ने से याद होगा आप लोग को, क्या होगा? धनात्मक। ये क्या है? कसी कसी क्यों लिखा हुआ है? यदि किसी कांच के छड़ को सिल्क के कपड़े से रख दिया जाए, कांच का धन आवेशित, कांच का छड़ धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि अब कहता है धन आवेशित हो तो गया, क्यों हुआ धन आवेशित? तो ऑप्शन है प्रोटॉन आर एडेड। प्रोटॉन इसमें आके क्या कांच में प्रोटॉन सट गया? क्या प्रोटॉन निकल गया? क्या इलेक्ट्रॉन जुड़ने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से? आंसर दीजिए 2 नंबर का। हेलो सोनू मेहता, कैसे हैं? चलिए, अच्छी बात है आप जुड़े, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। चलिए नेक्स्ट। किसी वस्तु पर ऋण आवेश के अस्तित्व दर्शाता है कि इसमें, किसी वस्तु पर अगर ऋण आवेश है तो ये क्या दर्शाता है? कि लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है?
लॉस्ट सम प्रोटॉन, क्या इससे प्रोटॉन निकल गया। अक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन, क्या ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और अक्वायर्ड सम प्रोटॉन फ्रॉम आउटसाइड, क्या है इसका सही जवाब, क्या है इसका सही जवाब। ऋण आवेश का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन इस पे आया होगा, कहां से, बाहर से। अब आइए, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। यदि किसी धन आवेशित चालक वस्तु को एक तार से पृथ्वी से जोड़ा जाए, अब देखिए ये धन आवेशित वस्तु है, समझिएगा, इसको तार से पृथ्वी से जोड़ दिए तो क्या होगा। अब बोलो क्या इलेक्ट्रॉन, अब अपने मन से सोचो, ये धन है, इसको पृथ्वी जोड़ोगे, ये क्या चाहेगा, ये बेचारा लड़का सब है, अकेले है, मतलब पॉजिटिव है, अकेले, क्या चाहेगा, ये क्या चाहेगा, धरती से क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन धरती से इसके पास पहुंच जाए। तो इलेक्ट्रॉन वस्तु से पृथ्वी में जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से वस्तु में जाएगा, कि प्रोटॉन वस्तु से पृथ्वी में जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, पृथ्वी से वस्तु में जाएगा। कहता है यदि एक चालक आवेशित वस्तु को एक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है और वस्तु से पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित वस्तु होगा। अब सोचो, ये वस्तु था, इसको धरती से जोड़े, कहता है धरती में इलेक्ट्रॉन जाने लगा, तो बताओ ये वस्तु क्या होगा जो धरती में इलेक्ट्रॉन भेज देगा। ये वस्तु क्या पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, धरती से इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, एनीथिंग, फास्ट इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, इसका आंसर होगा बी। देखो बहुत बच्चा सोचता है कि इलेक्ट्रॉन चल गया थी पॉजिटिव, अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने मन से इलेक्ट्रॉन जाके पॉजिटिव नहीं होता है, तब तो दुनिया में तुम किसी चीज को चार्ज करना चाहते हो, धरती सटा दो, चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें एक्स्ट्रा निगेटिव रहेगा तब जाएगा, और कुछ जाएगा, सब नहीं जाएगा। तो ये क्या है, निगेटिव था, निगेटिव ही रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन देगा ये धरती को, नहीं तो नहीं देगा। इसीलिए बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम लो लेवल क्वेश्चन नहीं है। कहता है अ पॉजिटिवली चार्ज आयरन रॉड इट ब्राउट क्लोज विदाउट टचिंग अ न्यूट्रल स्फीयर ऑफ अल्यूमिनियम, द अल्यूमिनियम स्फीयर इज ग्राउंडेड विथ वायर, व्हेन द वायर इज रिमूव्ड द अल्यूमिनियम स्फीयर विल बिकम। यदि एक धन आवेशित लोहे की छड़ को बिना संपर्क में लाए हुए एक उदासीन अल्यूमिनियम के गोले के करीब लाया जाता है और अल्यूमिनियम के गोले को पृथ्वी से एक तार से जोड़ा जाता है, तो तार काटने के बाद अल्यूमिनियम का गोला होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये है तुम्हारा अल्यूमिनियम, समझाते हैं, और ये जुड़ा हुआ है किससे, धरती से, और इसके बगल में एक क्या लाए, पॉजिटिव चार्ज। सुनो, जैसे पॉजिटिव चार्ज लाए, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेगा, हाँ या ना, तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, धरती से ये इलेक्ट्रॉन को खींच के खत्म कर देगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। अभी तार को काट दीजिए और इसको हटा दीजिए, तो इस पे क्या बच गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो बच गया। क्या बच गया, देखो समझो, एल्यूमिनियम था, ई पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचा, यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, अब ये पॉजिटिव है, अब धरती से जोड़ दिए, ई पॉजिटिव धरती से इलेक्ट्रॉन ले लिया, ई अपना पूरा कर लिया, अपना परिवार उसका कंप्लीट हो गया। बात समझ में आई। अब जैसे परिवार कंप्लीट हो गया तो ई तो खत्म हो गया,
अब तो ये हटा दो, तार काट दो, तो इससे तो जो वापस भी नहीं जा पाएगा। तो ये याद है पार्क वाला जो किस्सा सुनाए थे, पार्क के सामने हीरो आ गया, इधर शिफ्ट हो गया, अब इधर जो बच गया वो बेचारा माथा पीट रहा है, लेकिन उसको जैसे धरती से मिलेगा ये अपना अपना सेटल हो जाएगा। अब रास्ता काट दो तो ये तो इसी पे फैल जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा बाबू? निगेटिव। अच्छा क्वेश्चन है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना उसको एक क्वेश्चन में डाल दिया गया। इनमें से कौन आवेशन की विधि है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन रिपीट है, आसान है। परंपरागत रूप से किसी कांच के छड़ को सिल्क में रगड़ने से कांच का छड़ होता है। अभी तुरंत समझाए थे, कांच ऊपर सिल्क नीचे, तो कांच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जो इजी क्वेश्चन है और रिपीट है उसको बढ़ाते जाएंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। इफ अ न्यूट्रल बॉडी, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होगा। If a neutral body is charged by conduction with the help of a charge metric rod, then in this process, the charge on the rod, कहता है एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और उसको एक छड़ से आप सटा के चार्ज कीजिएगा, तो जब देखिए सटाइएगा तो इसका चार्ज घटेगा। याद कीजिए जब गोला लेते थे, एक का चार्ज से दूसरे में जाता था, एक का चार्ज घटता था दूसरे का बढ़ता था, तो छड़ का घटेगा और इसका बढ़ेगा। तो धातु की छड़ का आवेश क्या होगा बोलो? छड़ सटाए तो इससे चार्ज चला गया तो उसका चार्ज क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप लोग इतने मात्रा में जुड़े हुए हैं, ये आश्चर्यजनक बात है, यानी आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। नेक्स्ट, इफ अ न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है, यदि एक न्यूट्रल बॉडी को इंडक्शन के द्वारा चार्ज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज मेटेरियल, देन इन दिस प्रोसेस द चार्ज ऑन द रॉड विल बी। यदि एक उदासीन वस्तु को एक आवेशित धातु के छड़ के द्वारा प्रेरण विधि से आवेशित किया जाता जाए तो इस छड़ का आवेश, अब देखो क्या होगा, इसमें यहां ले आओ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। बोलो क्या इसके आवेश पे कोई असर पड़ेगा? सच सच बताओ, सटाए नहीं है तो सोच के बताओ, तो छड़ के आवेश पे क्या असर पड़ेगा? जल्दी से सोच के बताओ। तो आंसर होगा इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और कांट से क्या होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। सिंपल, प्रेरण की विधि से जब इसको लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो आता है यहाँ, क्या इस पे कुछ असर पड़ता है? नहीं, सटाएंगे तब ना असर पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? और जिन बच्चों का इस लेवल में एकदम बढ़िया फर्राटेदार है, तो उसका यानी कि आप सही जगह सही ढंग से पढ़ रहे हैं, और अगर आप फंस रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत जगह गलत ढंग से पढ़ रहे हैं। तो आप पहले ढंग सही कीजिए फिर जगह सही कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। When a positively charged rod is kept close to a metallic plate, the net charge on the metallic plate. यदि धन आवेशित वस्तु को किसी धातु के प्लेट के करीब ले जाते हैं तो धातु के प्लेट पर कुल आवेश होगा। अब सोचिए, ये धातु का प्लेट है और ये लेके आए पॉजिटिव,
बाय बाय विराज राठौर। चलिए, तो कहता है यदि धन आवेशित वस्तु को किसी धातु के प्लेट के करीब ले जाते हैं तो धातु के प्लेट पर कुल आवेश, अब ले जाते तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव और इधर क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन कहता है ये कुल, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, कुल आवेश कितना हो जाएगा सोच के बताओ। माइनस क्यू प्लस क्यू टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा। कहता है कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा कि जीरो होगा कि नन ऑफ दी, सोच के बताओ। लाए जितना इधर आया उतना, तो कुल पूछ रहा है कुल। वेरी गुड सिंटू कुमार कुशवाहा, बहुत बढ़िया वाईटी सुमित। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, यानी पूरे इतने लोगों में एक ही स्पैमर था विराज राठौर, बाकी नहीं। तो बहुत खुशी की बात है, इतने बच्चे में एक आध स्पैमर तो चलता है। तो ये होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा देखिए, क्योंकि दो कुल पूछा है तो कुल क्या होगा जीरो। अब आओ, यदि एक धन आवेशित प्लास्टिक के छड़ को एक उदासीन एल्यूमिनियम के छड़ के करीब लाया जाए तो इनमें से क्या देखा जाएगा। अब बताओ, एल्यूमिनियम के बगल में लाए प्लास्टिक का धातु, प्लास्टिक पॉजिटिव, तो क्या देखा जाएगा, क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है रॉड और ये एक दूसरे को विकर्षित करेगा, रॉड एक दोनों आकर्षित करेगा, रॉड मूव नहीं करेगा, रॉड एक्सचेंज चार्ज। देखो जैसे ही ये प्लस लाओगे इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में क्या शुरू हो जाएगा पता है, आकर्षण। तो आंसर होगा रॉड, द रॉड अट्रैक्ट ईच अदर, यानी रॉड और एल्यूमिनियम एक दूसरे को क्या करने लगेगा, यानी दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करने लगेगा, आकर्षित। बहुत बढ़िया। नहीं, सी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। देखो यहां प्लस तो इधर माइनस आ जाएगा, जैसे माइनस आएगा तो नजदीक हो जाएगा, नजदीक में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रिपल्सन घट जाएगा, चिपकने की कोशिश करने लगेगा। समझ में आया। यदि एक आवेशित धातु के छड़ को एक ऐसे धातु के गोले के संपर्क में लाया जाए जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो आवेशित छड़ को हटाने के बाद गोला होगा। अब सुनो, ये लाए, इसके बगल में एक छड़ लाए, इधर निगेटिव आया इधर पॉजिटिव, और ये जुड़ा हुआ है किससे, पृथ्वी से। ठीक है, अब जब इसको लिए, इसमें तो निगेटिव आ गया, जब इसको हटा देंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा, धरती में। तो जो गोला, देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। जब लाए तो निगेटिव उधर गया, ये जरूर लिया धरती से, लेकिन जब इसको हटाइएगा और काटे नहीं है तो वापस धरती में चला जाएगा। तो गोला न्यूट्रल था और न्यूट्रल रहेगा, रिमेन उदासीन। अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज दैट वन ऑन द रॉड, गलत। विपरीत आवेश कहता है सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज ऑन द रॉड, गलत। कैंट से गलत। आंसर क्या होगा, न्यूट्रल। सोचो सोचो, जैसे लाए इलेक्ट्रॉन खिंचाया, अब यहां पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचा धरती से, अब तुम इसको हटा दो, हटा दो तो इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहेगा, कहां जाना चाहेगा, धरती में। आज समझ में आई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन चार्जिंग बाय इंडक्शन अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, प्रेरण के द्वारा आवेशन में आवेशित वस्तु तथा अनावेशित वस्तु एक दूसरे से क्या होता है। इंडक्शन में बोलो, इंडक्शन में दोनों टच होता है कि नहीं होता है, सीधे ये बता दो। तो टच होगा, डू नॉट टच होगा, 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कहता है इंडक्शन में, प्रेरण में क्या टच होगा कि नहीं होगा। तो टच होगा तो टच बोलोगे, डोंट टच होगा तो डोंट टच मी, डोंट टच मी, क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी।
चलो, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड इज यूज टू चार्ज अ मेटलिक प्लेट with the help of a negatively charged glass rod, then the charge gets generated on the metallic plate will be, यदि एक धातु के प्लेट को प्रेरण विधि से द्वारा एक ऋण आवेशित प्लास्टिक के छड़ के द्वारा आवेशित किया जाता है तो धातु का प्लेट होगा। ठीक है, ये देखो, तो जैसे निगेटिव लाओगे इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा निगेटिव, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। जब निगेटिव प्लेट लाके करो, निगेटिव करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव करोगे तो निगेटिव आएगा, उल्टा। 17 नंबर, अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग रॉड is touched with a neutral metallic sphere which is kept on the insulating stand. When the rod is removed the sphere will, देखिए हम क्या गौर किए कि कुछ कुछ बच्चा को लंबा क्वेश्चन में थोड़ा टेंशन होने लगता है, छोटा छोटा क्वेश्चन बताइए फटाफट, तो लंबा क्वेश्चन को भी समझने का हिम्मत होना चाहिए। कहता है यदि एक धन आवेशित चालक छड़ को एक ऐसे उदासीन गोले के संपर्क में लाया जाता है जो कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, तो छड़ के हटने के बाद गोले पर, अब देखो ये एक गोला है, सुनो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ, अब इसको धन से जोड़ दो, सटा दो, धन से सटा दो, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा कि नहीं खींचने लगेगा, तो गोला भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा धन होने लगेगा, तो ये हटाने के बाद गोला कैसा होगा धन होगा, बिकम पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया ये क्वेश्चन, गोला रख दिए थे उसमें पॉजिटिव सटा दिए तो इलेक्ट्रॉन को खींचा तो गोला भी क्या हो गया पॉजिटिव। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों से सेकेंड वाले लेवल पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसको एकदम अच्छे से लीजिए। देखिए हम क्या जोड़ घटाओ आके पूछ देंगे, तो जोड़ घटाओ एग्जाम में नहीं ना पूछेगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो बस, और अब एक दो क्वेश्चन खाली हो जाएगा बस। जब किसी ऋण आवेशित छड़ को किसी उदासीन गोले के करीब लाया जाता है तो उदासीन गोले के नजदीकी हिस्से पर कैसा आवेश प्रेरित होगा, ये तुरंत आसानी से बता दीजिए। इस पे निगेटिव आया और ये चालक है, तो बताओ इधर क्या होगा, इस साइड क्या होगा, सोच के बता दो, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल कांट से, इस साइड ये निगेटिव है, इधर क्या होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इंडक्शन हो रहा है। सही बात है अभिषेक राज, आंसर देने के बाद जो मजा आता है वो कभी नहीं। वेरी गुड, आंसर क्या होगा पॉजिटिव। चलिए खत्म हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन तो समझिए अगले ही कल का टॉपिक का है। आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल के लिए नियम है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 गिवन बाय, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल के लिए जो नियम दिया था किसने दिया था, किसने दिया था, तो आंसर कौन होगा कूलम्ब साहब ने दिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यही सब होगा और कहता है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज r Q1 Q2 बीच का दूरी r, तो F बराबर a Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, तो F, तो इसमें बोलो कौन सा आंसर सही होगा, हे भगवान सब तो बता दिए। ठीक है, तो आज के लिए ऑब्जेक्टिव इतना ही। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों में से बहुत बच्चे जुड़े रहे, आशा करते हैं आप अपने आप को संयमित करके रोज जुड़े रहेंगे, इस समय का फायदा उठाएंगे और आप पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय। लेकिन जिस बच्चे को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था क्वार्क वाले में, उसके लिए 1 मिनट में हम थोड़ा सा बता करके, ठीक है, और धन्यवाद जिसने अपने मन से लाइक दबाया उसको धन्यवाद।
आपके इस चीज से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अपने मन से दबाने वाले को धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय। अच्छा, नहीं दबाने वाले को भी धन्यवाद। और सभी बैचेज में ऑप्टिक्स स्टार्ट हो चुका है और सुबह 6 बजे वाले में लगातार होमवर्क चेक होने के कारण बच्चे परेशान हैं। 4 बजे वाले में भी होमवर्क चेक होने के कारण बच्चे परेशान हैं। आपसे रिक्वेस्ट है होमवर्क बनाएं। कल आप 6 बजे भी आ सकते हैं, 4 बजे भी। कल होमवर्क चेक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस 1 मिनट। एक बच्चा बोला है, पता नहीं वो बच्चा अभी देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा, लेकिन वो बेचारा कल देख नहीं पाया, इसलिए देखिए क्वार्क 6 प्रकार का होता है। यहाँ ये फोटो देखिए पहले, ठीक है, तब हम वो तो लिख भी देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है परमाणु। परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब टोटल मिला के क्वार्क 6 होता है। ठीक है, हम सबका नाम अभी आपके सामने लिख दे रहे हैं। वो होता है अप डाउन, टॉप बॉटम और चार्म स्ट्रेंज। टोटल 6 होता है। अप जो होता है उस पे +2e/3, यानी एक प्रोटॉन का 2/3 चार्ज होता है किस पे, अप पे, और डाउन पे होता है -e/3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई है। ई मतलब चार्ज, चार्ज का एक मान। बहुत लोगों को ये इलेक्ट्रॉन लगता है, ये सब उसका मिस्टेक है। ठीक है, ये है अप और ये है डाउन। फिर उसी तरह टॉप के लिए +2e/3, बॉटम के लिए -e/3, चार्म के लिए भी +2e/3 और स्ट्रेंज के लिए -e/3, जहां की ई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ई क्या है भाई? ई है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब प्रोटॉन जो बना होता है, प्रोटॉन, ये 2 अप और 1 डाउन से, तो +2e/3, +2e/3 और -e/3, तो 2e + 2e - e, यानी हो गया 3e/3। 3 कैंसल, ई। प्रोटॉन का चार्ज ई ही होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है। समझिएगा, प्रोटॉन का चार्ज ई ही होता है। तो प्रोटॉन किससे मिलके बना है? 2 अप 1 डाउन। और न्यूट्रॉन किससे मिलके बना होता है? 2 डाउन 1 अप। न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज 0, तो 2 डाउन -e/3, -e/3 और 1 अप +2e/3, 3 -2e + 2e बराबर 0/3, 0। यानी ये बना DDU, 2 डाउन 1 अप, और ये बना 2 अप 1 डाउन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब ज्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं। बाय बाय। मिलते हैं कल कूलम्स लॉ के कंप्लीट एक 1 शॉट में। बाय बाय।